जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गणित शिक्षण की विधियां बताई जाएगी जो कि आपके जेटेट 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होगी उन परीक्षाओं में आपका ये गणित के शिक्षण विधि से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और ये गणित की शिक्षण विधियां जो है आपके बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है। जितने भी छात्र का गणित आपने अगर गणित में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है गणित शिक्षण की विधियां पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे दोस्तों हम कि आपको जो है गणित शिक्षा शास्त्र के मुद्दे पर जो है आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। प्रकृति, स्वरूप, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की समस्या और आपका मूल्यांकन, ये 4 टॉपिक पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जेटेट 2025 में। और शिक्षक बनने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको विस्तार पूर्वक जो है इसमें बताया जा रहा है दोस्तों शिक्षण की विधियाँ। इसके बाद ये चारों टॉपिक जो है आपको एक एक करके कवर किया जाएगा। इसके बाद जो है आपको MCQ भी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल में जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलता है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक लाइक ज़रूर से कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि गणित शिक्षण की विधियाँ, तो ये गणित शिक्षण की विधियाँ जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये गणित शिक्षण की विधियाँ जो है कुल 10 विधियों के बारे में जो है हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना समय लिए हुए। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित सभी क्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। यानी कि शिक्षण विधि क्या होता है, तो ऐसा विधि होता है जिसके द्वारा जो है या कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी काम के जरिए जो है जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चे जो है कुछ सीखते हैं, इसी को जो है शिक्षण का विधि कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षण विधि जो है अनेक क्रियाओं का एक कुंजी माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञान अर्जन करता है। शिक्षण विधि की प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई सोपान होते हैं। कई सोपान ऐसे होते हैं जो कई शिक्षण विधियों में पाए जाते हैं। इस सोपानों को ठीक से व्यवस्थित करना शिक्षा का जो है शिक्षक का क्या होता है, तो कार्य होता है। तो अब जो है दोस्तों हम विधियों को देखते हैं। आपको जो है कुल 10 विधियां जाननी है। गणित शिक्षण की विधि जो है कुल 10 विधियों के द्वारा जो है आपको ये पूरा टॉपिक बताया जाएगा दोस्तों। गणित शिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला विधि जो है वह व्याख्यान विधि होता है। दूसरा जो है आगमन विधि होता है। तीसरा निगमन विधि होता है। चौथा जो है आपका विश्लेषण विधि होता है। पांचवा जो है संश्लेषण विधि होता है। और छठा जो है आपका प्रयोगशाला विधि होता है। सातवां जो है दोस्तों आपका अनुसंधान विधि होता है। और आठवां जो है आपका प्रोजेक्ट या योजना विधि होता है। और नौवां जो है आपका समस्या और समाधान विधि होता है। और 10वां जो आपका है वह खेल विधि होता है। यानी कि आप किसी भी बच्चे को जो शिक्षा देंगे, इस 10 विधि को जब आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जो है एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये आप जितने भी शिक्षक हैं, आप टेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो है दोस्तों आपके शिक्षण में जो है जो कौशल है वह कौशल का जो है विकास आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी शिक्षण विधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहला विधि जो है वह व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि जो है क्या कहता है, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता होगा आपको कि इस विधि में जो है अध्यापक एक कुशल वक्ता के रूप में जो है कार्य करता है और विद्यार्थी पूरी तरह से
निष्क्रिय श्रोता बनकर जो है चुपचाप उसका भाषण सुनते हैं। आप कक्षा में भी देखते होंगे कि शिक्षक जो है वह बोलते हैं और बच्चे जो है उसकी बातों को जो है बड़ा ही ध्यान से सुनने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपका विद्यार्थी को दिए जाने वाले गणित संबंधित सभी प्रकार के ज्ञान का अध्यापक द्वारा केवल शाब्दिक वर्णन ही किया जाता है। अन्य किसी बात अथवा क्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो कुछ भी अध्यापक को कक्षा में पढ़ना होता है उसके लिए जो है वह घर पर विशेष रूप से समय देकर तैयार कर लेता है। यानी कि जो भी शिक्षक आपको क्लासरूम में भाषण के जरिए जो है समझाते हैं वह जो है पहले से ही उसके स्क्रिप्ट जो है वह घर में तैयार करते हैं दोस्तों। ठीक है, घर में ही जो है वह मेहनत करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि किसी को भी पढ़ाने के पहले जो है उसके पीछे जो है काफ़ी मेहनत होती है। आपको अगर कोई पढ़ाता है, कोई बताता है कुछ, तो उसके पहले जो है उन चीज़ों को उसे समझना पड़ता है, फिर उसे किस तरह से किसी के सामने जो है प्रेजेंट करें, इसकी जो है वह पहले से ही रिहर्सल बोल सकते हैं आप कि वो करता है, फिर जो है आपको बताता है। फिर इससे जो है रटे रटाए ज्ञान को कक्षा में ज्यों का त्यों भाषण के रूप में जो है प्रस्तुत कर देता है। विद्यार्थी इस बीच उसके भाषण को ध्यान से सुनकर महत्वपूर्ण बातों को नोट करने अथवा याद करने का प्रयत्न करता है। विद्यार्थी किसी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए अथवा कोई अपनी शंका मिटाने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है प्रश्न भी पूछ सकता है और अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बहुत श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकता है। परंतु व्याख्यान विधि को अधिक सीमित और कड़े रूप में लेने वाले कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो ना तो श्यामपट्ट पर कुछ लिखते हैं और ना ही विद्यार्थियों द्वारा ही कुछ प्रश्न पूछना उचित समझते हैं। इस तरह से यह विधि पूरी तरह अध्यापक द्वारा अपने वक्तव्य या वाक्य चतुर्थी का प्रदर्शन मात्र बनकर ही रह जाती है और विद्यार्थी श्री टैगोर के शब्दों में मासूम पौधे की भांति असहाय बने अध्यापक के भाषण रूपी ओलों की बौछार सहते रहते हैं। यानी कि जब आप कक्षा में बातें जो भी टॉपिक पे आप समझाते हैं उसे जो है कुछ कुछ लिख करके समझाना चाहिए, ताकि जो है जो सामने वाला हो उसे अच्छी तरह से समझ में आए। और इसी में जो है टैगोर ने कहा है कि जो शिक्षक होते हैं वह अपनी बातों को जो है मासूम रूपी पौधे यानी कि छात्रों के ऊपर जो है वह बरसाते रहते हैं अपनी भाषण को ओला के रूप में। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों आपका व्याख्यान विधि था। अब व्याख्यान विधि आपको समझ में आया होगा कि व्याख्यान विधि क्या होता है। तो व्याख्यान विधि जो होता है इसमें से आपको कक्षा में जो है खड़ा रह करके जिस भी टॉपिक आपका है या फिर जो भी आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर जो है आप जो भी बातों को बोलते हैं विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाते हैं। और उसे समझाने के दौरान जो है आप ब्लैक बोर्ड पे जब उन चीज़ों से जुड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं तो इससे जो है बच्चों का आकर्षण आपकी ओर बना रहता है और आपके भाषण को जो है वह अच्छी तरीके से सुनता और समझता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों व्याख्यान विधि का लाभ और इसका गुण जो है वह क्या होता है। इसका लाभ और गुण के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका विधि का लाभ या गुण है दोस्तों, तो अध्यापक के लिए इस विधि से पढ़ाना बहुत सुविधाजनक है। उसे ना तो व्यक्तिगत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, ना ही विद्यार्थियों को क्रियात्मक कार्य करने में ही सहायता देनी पड़ती है। सहायक जो है सहायक साधनों के प्रयोग तथा प्रत्यक्ष अनुभवों को देने की परेशानियों से भी वह जो है बच जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक लाभ होता है आपका जो व्याख्यान विधि होता है इसका। नेक्स्ट जो व्याख्यान विधि का आपका लाभ है दोस्तों, व्याख्यान विधि का कि अपने स्कूल की वर्तमान परिस्थितियों में जहां एक अध्यापक को एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या को एक साथ पढ़ाना पड़ता है,
या व्याख्यान विधि ही जो है बचाव का एक मात्र साधन है। यानी कि जब वर्तमान समय में परिस्थितियों में जहाँ पे एक अध्यापक को एक ही कक्षा में जो है पढ़ाने का पूरा समय मिलता है, तो वह जो है छात्रों की एक बड़ी संख्या को एक साथ क्या करता है, पढ़ाना जो है व्याख्यान विधि उसके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है उस समय। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यानी कि विधि का लाभ और गुण, तो तीसरा गुण है कि थोड़े समय में पाठ्यक्रम के एक बड़े अंश यानी कि बड़ा भाग को समाप्त करने की दृष्टि से यह जो है बहुत ही उपयोगी विधि होता है। यानी कि बहुत बड़े टॉपिक या बहुत बड़े चैप्टर के ऊपर जो है आप अगर कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो व्याख्यान विधि जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप व्याख्या के माध्यम से जो है उसे कम समय में लंबे पाठ को जो है आप कवर कर सकते हैं, बच्चों को रोचक बना करके बच्चों को जो है अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका विधि का लाभ है दोस्तों, वह है चौथा लाभ आपका कि इस विधि के द्वारा विचारों के प्रवाह में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। विचारों की जो परस्पर संबंधित कड़ी बनी रहती है उसका जो है क्रम नहीं टूट पाता है, जिससे जो है भली भांति समझने में क्या होता है कि आसानी हो जाता है बच्चों को। पांचवा लाभ है कि थोड़े समय में ही काफ़ी कुछ ज्ञान देने से अध्यापक और बहुत कुछ नवीन बातों का पता लगाने से विद्यार्थी दोनों ही इस विधि में जो है अपने अपने स्थान पर संतुष्ट और अनुभव करते हैं। यानी कि बहुत ही कम समय में आप बच्चों को जो है बहुत कुछ बता के आगे निकल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप भी जो है संतुष्ट रहते हैं और बच्चे भी जो है वह संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बहुत से विशेष उप विषय जैसे कि ब्याज, बीमा, कटौती, बजट और टैक्स इत्यादि को प्रस्तावित करने और गणित संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा गणितज्ञों की जीवनी से परिचित कराने में यह विधि जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स में जो है आपका व्याख्यान विधि बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद हम व्याख्यान विधि का दोष और इसकी कमियां के बारे में जो है जानेंगे दोस्तों, कि इस विधि में जो है क्या क्या दोष और क्या क्या कमियां जो है पाई जाती है आपके शिक्षण विधि में जो आपका व्याख्यान विधि है। ठीक है, इसके कमियों के बारे में अब जानेंगे हम कि पहला कमी है कि यह विधि मनोविज्ञान के नियम से बिल्कुल विपरीत है। इसमें बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और मनोदशा का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि इस विधि में जो है जब आप व्याख्या देते हैं तो क्या आप बच्चों की जो मनोभावना है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वह समझना चाहते हैं, आप जो है इसमें बिल्कुल से जो है बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और यह विधि जो है पाठ्यक्रम को बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चे को पाठ्यक्रम के लिए बलिदान करना चाहती है। ठीक है, यानी कि बच्चे इस पाठ्यक्रम में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाठ्यक्रम को जो है बच्चे को जबरन जो है समझना ही पड़ता है ये व्याख्यान विधि में। ठीक है, तो ये जो है इसकी कमियां हैं या दोष आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह केवल सोचने की ही बात है कि विद्यार्थी चुपचाप ध्यानपूर्वक अध्यापक का भाषण सुनते रहते हैं। वास्तविक अवस्था में अधिकतर विद्यार्थी केवल शारीरिक रूप से ही कक्षा में बैठे पाए जाते हैं। उसमें से अधिकांश या तो उच्च रहे होते हैं या फिर उग रहे होते हैं, यानी कि वह जो है मन नहीं लगता है तो उग रहे होते हैं, अथवा उसका मस्तिष्क कहीं जो है और उलझा रहता है। यानी कि आप इधर बता रहे हैं लेकिन कि उसके दिमाग में जो है कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये होता है शिक्षण विधि का जो है आपका जैसे कि आप शिक्षण विधि में एक कक्षा में अगर 25 विद्यार्थी हैं आपके और 25 विद्यार्थी को जो है आप समझा रहे हैं, तो उसमें से 10 ही विद्यार्थी ऐसा होगा जो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक समझेगा और उसे जो है अपने रूप जो है अपने अनुरूप जो है उसे विश्लेषण अपने माइंड में करने का प्रयास करेगा। लेकिन कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आपके उस कक्षा में होंगे
जो आपकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन कि आपके बातों पर जो है आप क्या बोल रहे हैं वह ध्यान नहीं देंगे। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि आपकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे, केवल आपकी तरफ देखेंगे, लेकिन कि उसके दिमाग में कुछ और ही चलेगा, आपकी बातें जो है उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यह जो है एक दोस्त के रूप में जो है काम करता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में अध्यापक ही क्रियाशील रहता है। विद्यार्थी तो पूरी तरह से निष्क्रिय श्रोता बने अध्यापक की ओर निहारता रहता है। और चौथा जो आपका दोष है कि इस विधि में बिना अच्छी तरह से समझे हुए शाब्दिक ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता है, और इस तरह से यह विधि रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। यानी कि इस विधि से के जरिए जो है बच्चों को बाद में घर में जाके क्या होता है कि जो भी आप टॉपिक पर बातें कर रहे हैं उस टॉपिक को जो है उसे पढ़ना पड़ता है और खुद से समझना पड़ता है या फिर रटना पड़ता है। तो ये भी जो है एक दोष के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपका दोष है दोस्तों कि अध्यापक और भाषण धारा प्रवाह चलता है, इतनी तेज़ी से गति से ज्ञान की बौछार होती है कि उसका कुछ भाग ही विद्यार्थियों के हिस्से में आ सकेगा, इस बारे में संदेह ही बना रहता है। तो ये जो है ये भी आपका एक पांचवा दोष है। इसके बाद छठा दोष जो है दोस्तों कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इस विधि से जो है एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहते हैं तथा विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा कोई व्यक्तिगत सहायता या निर्देशन नहीं प्राप्त होता है। सातवां जो आपका दोष है दोस्तों, सातवां दोष है कि विद्यार्थियों में कहीं विशेष रुचियों, दृष्टिकोणों, कौशल अथवा योग्यताओं को विकसित करने की दिशा में यह विधि बिल्कुल अर्थहीन है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके दोष हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम कि तो शिक्षण की विधि, और शिक्षण की विधि में कौन सी विधि हम बता रहे हैं आपको, तो व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि का आपका लाभ भी बताए और इसका हानि भी बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में भी जब जानते हैं हम तो उसका लाभ और हानि दोनों हमें जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इससे जो दोष है कि इस विधि में विद्यार्थी को कक्षा में कार्य करने तथा अध्यापक को अपने सुनाए गए भाषण की जांच करने का समय नहीं मिलता, इसलिए गृह कार्य अधिक देने की आवश्यकता बनी रहती है, और फिर इससे संबंधित चुनाव और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की समस्या उठा खड़ी होती है। इस तरह से स्पष्ट है कि इस विधि में लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक है। सही अर्थों में देखा जाए तो यह विधि गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न बनकर बाधक ही अधिक बनती है। इसलिए इसका गणित शिक्षण में जहाँ तक कम प्रयोग को उतना ही अच्छा हो। यानी कि ये गणित में जो है दोस्तों व्याख्यान विधि आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि गणित जो विषय है ये आपका सांकेतिक चिन्हों का जो है विषय होता है। इसमें जैसे कि इस विधि का अगर सही उपयोग देखा जाए तो आपका जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास जो विषय है, इतिहास विषय के लिए जो है ये आपका व्याख्यान विधि सही बैठता है। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि पे हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा जो विधि है आपका कि आगमन विधि। तो आगमन विधि जो है इसके बारे में जानते हैं, आगमन विधि के बारे में। और आगमन विधि का जो है हम पूरी विस्तार पूर्वक जो है इसको आगमन विधि को समझेंगे। और इस तरह से सभी विधियों, जैसे कि 10 विधि जो है आपको शिक्षण की 10 विधि होती है, और ये 10 विधि जो है आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है दोस्तों 1 to 5 या फिर आप 6 to 8 के जो है शिक्षक बनेंगे। तो इन बच्चों को जो है आपको बहुत ही बारीकी से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पहले से इतनी समझ नहीं रहेगी तो आप निश्चित तौर पर इन बच्चों के बीच जो है जाकर के जो है उलझ जाएंगे। इसलिए आपको ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट जो आपकी विधि है वह विधि है आपका आगमन विधि। और आगमन विधि का अर्थ जो होता है कि किसी भी समस्या का हल पूर्व ज्ञान, तर्क, विचार एवं सूझबूझ की मदद से आगे बढ़कर खोजा जाता है।
ठीक है। आगमन विधि क्या होता है कि कोई भी सूझबूझ के साथ या विचार तर्क ज्ञान के साथ आगे बढ़कर जो है इसकी खोज की जाती है। तब कभी भी जो है गणित में हमें किसी विधि सूत्र या नूतन नियमों यानी कि नया नियम को पढ़ना होता है। अब आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात उपयुक्त बातों का सार यह है कि जब जो है कभी भी कक्षा में हम बालकों के सामने बहुत से तथ्य वस्तुएं एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं के द्वारा निष्कर्ष ज्ञात करने की चेष्टा करते हैं, तब हम उस समय आगमन विधि का जो है उपयोग करते हैं। यानी कि आप जब बच्चे को कुछ बताते हैं और उससे फिर जो है आप पूछते हैं और उसी के ज़रिए जो है निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये विधि जो है आगमन विधि इसी का जो है प्रयोग करता है। इसमें नियम सूत्र इत्यादि बालकों को पहले नहीं बताया जाता, बल्कि उन्हें ही स्थापित करना या खोजना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार यह ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य एवं स्थूल से सूक्ष्म नामक सूत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में। इसके बाद आगमन विधि का जो सोपान है दोस्तों, आगमन विधि का सोपान जो है इस विधि द्वारा शिक्षण करने में अग्रलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है कि पहला एग्जाम्पल जो है आपका कि इस पद का सोपान में छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार के कई विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा जो है आप उसका निरीक्षण करते हैं, यानी कि पहले जो है आप एग्जाम्पल उसे देते हैं, फिर जो है आप निरीक्षण करते हैं कि छात्र प्राप्त उदाहरणों का जो है निरीक्षण कर किसी परिणाम तक पहुंचने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आगमन विधि का क्या है, एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसे निरीक्षण करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद नियमीकरण करते हैं कि छात्र प्रस्तुत उदाहरणों का जो है निरीक्षण करके किसी सामान्य नियम को निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो है इसका सत्यापन किया जाता है कि जो नियम निर्धारण के पश्चात छात्र उसका जो है सत्यापन एवं स्वयं ही अन्य उदाहरणों की मदद से जो है ये कार्य को करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका आगमन विधि दोस्तों। अब तीसरा जो आपका विधि है, और तीसरा विधि है आपका निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि के बारे में आपको जानना है। निगमन विधि जो है यह विधि के द्वारा जो है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सरल होता है और अध्यापक कक्षा में जो है गणित के प्रश्नों को हल करने के पहले जो है उन्हें उनसे संबंधित सूत्र, नियम या परिभाषा आदि को जो है बता देता है एवं उसके आधार पर जो है प्रश्न हल करते हैं। इसमें छात्रों को गणना के सिवाय और कुछ नहीं करना पड़ता। छात्र नियम, सूत्र इत्यादि याद कर लेते हैं। इस विधि में जो है ये निगमन विधि है जिसमें से बच्चों को सूत्र बता दिया जाता है, उसी पर सवाल बनाते हैं। तो उन सवालों को केवल जो है वह क्या करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि केवल गणनाएं करते हैं। वह सूत्र पर केवल सभी मान को जो है रखते हैं और केवल जो है उसे सॉल्यूशन या हल को जो है निकालते हैं। ठीक है, छात्र नियम, सूत्र इत्यादि याद जो है कर लेते हैं। इस विधि में सामान्य से विशेष, नियम से उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। लैंडन के अनुसार, लैंडन जो आपके गणितज्ञ हैं उसके अनुसार जो है निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है। निगमन विधि में जो होता है लैंडन के अनुसार क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उसका परिभाषा और उसका नियम जो है सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थ को जो है स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों के प्रयोग में उन्हें पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद निगमन विधि के जो पद होते हैं दोस्तों, इसका पद जो होता है वह क्या होता है, तो निगमन विधि के
द्वारा शिक्षण करते समय निम्नलिखित सोपानों या पदों के अनुसार जो है ये किया जाता है। पहला जो आपका नियम होता है, नियम या सूत्र का जो है परिभाषा दिया जाता है। इस पद पर छात्रों के समक्ष जो है नियम या सूत्र का परिभाषा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो है आपका कि प्रयोग या उदाहरण किया जाता है। तो नियम या सूत्र या परिभाषा के सत्यापन के प्रयोग कार्य करना या उदाहरण देना जो है ये होता है दोस्तों आपका निगमन में। इसके बाद जो है निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि उदाहरण का प्रयोग के माध्यम से जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद जो है उसका सत्यापन करना पड़ता है कि छात्र प्रयोग का उदाहरण की सहायता से जो है निष्कर्ष का सत्यापन या परीक्षण करते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि आगमन जो विधि आपको बताया, यानी कि दूसरी नंबर की विधि और तीसरी नंबर की विधि निगमन विधि, ये दोनों में जो है तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, तुलनात्मक समझेंगे आगमन विधि और निगमन विधि में। ठीक है, तुलनात्मक समझते हैं कि शिक्षण सूत्रों का जो है प्रयोग होता है और जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर होता है। नियम से उदाहरण की ओर, इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट जो है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जस्ट इसका उल्टा। इसके बाद इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, लेकिन कि इसमें सूक्ष्म से आपका स्थूल की ओर होता है। इसके बाद उदाहरण से नियम की ओर होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों के बीच आपका तुलना देखने को मिलती है। जैसे कि छात्र की स्थिति द्वारा स्वयं खोजी के रूप में सूत्र, नियम या परिभाषा ज्ञात करना वह सक्रिय रहता है। अतः यह जो है खोज करने की एक विधि मानी जाती है आपका आगमन विधि। इसके बाद इसमें निगमन विधि में क्या होता है, जो छात्र की स्थिति, छात्र दूसरों के से जो है सूत्र, नियम या परिभाषा प्राप्त करते हैं। अतः इससे छात्र खोजे गए नियम या सूत्र आदि का पुष्टि मात्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो तुलना है आपका तीसरा नंबर तुलना, यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी एवं उचित रहती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं में उपयोगी रहती है। ये जो है आपका बड़ा कक्षा में उपयोगी रहता है निगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि इस विधि से सीखने से अधिक समय लगता है और तथा इसमें जो है परिश्रम अधिक करना पड़ता है। किसमें, तो आगमन विधि में। और निगमन विधि में क्या होता है, तो इस विधि में सीखने में कम समय लगता है तथा परिणाम भी जो है कम जो है करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि शिक्षण की स्थिति अध्यापक को अधिक परिश्रम करने की तथा उदाहरण खोजने की इसमें ज़रूरत पड़ती है आगमन विधि में। लेकिन निर्गम विधि में जो है निगमन विधि में क्या होता है, तो शिक्षक की स्थिति शिक्षक के लिए आसान विधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो तुलनात्मक है आपका वो है कि इस विधि के प्रयोग से बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ये आगमन विधि जो है 6 नंबर तुलना, और 6 नंबर तुलना में क्या होता है, तो इस विधि के प्रयोग से जो है बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और निगमन विधि में क्या है, तो इस विधि के प्रयोग से जो है छात्रों में दूसरे पर आश्रित रहने की भावना विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कि इस विधि से सीखने में रटने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। अतः विषय सामग्री भूलने पर याद किया जा सकता है। इसमें जो है आप अगर विषय वस्तु भूल रहे हैं तो इसमें जो है याद किया जा सकता है। लेकिन कि आप निगमन विधि में जो है इस विधि में रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। जैसे भूलने पर आप किसी सूत्र को अगर भूल जाते हैं तो इसमें जो है आपका कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि भूलने पर विषय सामग्री को जो है याद करना इसमें कठिन होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह पॉइंट है कि यह जो है एक वैधानिक विधि है। अतः छात्रों में जो है वैधानिक दृष्टिकोण से विकसित होता है। और निगमन विधि में क्या है कि यह वैज्ञानिक विधि नहीं है, अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता है।
नेक्स्ट आपका है कि यह जो है खोज का एक मार्ग है और यह जो है निगमन विधि एक अनुकरण का मार्ग है। तो इस तरह से आपसे वहाँ पे पूछेगा दोस्तों, एग्जाम में जो है सवाल कैसे पूछेगा, जब आपको एमसीक्यू कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे टॉपिक से जो है सवाल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि 10 नंबर कि इसकी गति जो है धीमी होती है। आगमन विधि क्या होता है, तो ये धीमा गति से होता है, लेकिन कि निगमन विधि जो होता है यह तीव्र गति से होता है। इसके बाद बालक जो है प्रत्येक पद का महत्व एवं उसे लिखना जानता है, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, जो छात्र बहुत से पदों को लिखना नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो ये दोनों में जो है तुलनात्मक में क्या निष्कर्ष सामने निकलता है दोस्तों, इस निष्कर्ष के बारे में जो है थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो ये निष्कर्ष जो आपका निकल के आता है कि दोनों विधियों के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि आगमन विधि तथा निगमन विधि एक दूसरे का जो है विरोधी होता है, तथा आगमन विधि निगमन विधि से उत्तम एवं अधिक लाभप्रद होता है। किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक है और किसी भी नियम अथवा सूत्र का सफल प्रतिपादन एवं प्रयोग दोनों विधियों के संयुक्त प्रयोग से ही जो है संभव है। ठीक है, दोनों का मिलाप से ही जो है वह संभव हो जाता है शिक्षण विधि। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो शिक्षण की चौथा विधि है दोस्तों, विश्लेषण विधि। ठीक है, चौथा में जो है आपका विश्लेषण विधि है। पहले हम लोग सबसे पहला अभी तक हम लोग क्या क्या किए दोस्तों, तो आपका व्याख्यान विधि किए, दूसरा में आपका आगमन विधि किए, तीसरा में आपका निगमन विधि किए और चौथा में अब विश्लेषण विधि कर रहे हैं। ठीक है, विश्लेषण विधि जो है ये एनालिटिक यानी कि शब्द एनालिसिस जो है विश्लेषण से बना है। यह विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करने की प्रक्रिया। विश्लेषण का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ मटोड़ करके उसे विश्लेषण करना यानी कि उसका व्याख्या करना। अतः विश्लेषण विधि अलग से करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें वस्तु या समस्या के संपूर्ण रूप से अध्ययन से प्रारंभ करते हैं और समस्या के हल की तह तक पहुँचने के लिए उसे जो है छोटे छोटे अंशों में टुकड़ों में बांटते हैं या उसका अध्ययन और विमोचन करते हुए जो है अज्ञात से क्या होता है, तो ज्ञात की ओर इसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि किसी भी समस्या का हल पूर्ण ज्ञान, तर्क, विचार एवं सूझबूझ की सहायता से आगे बढ़कर खोजा जाता है। विश्लेषण विधि में प्रश्न या समस्या में जो कुछ मामला मालूम होता है उसे प्रारंभ करते हैं, तदंतर पता लगाते हैं कि अज्ञात को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, वह किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। यही ज्ञात करते करते जो भी प्रश्न में ज्ञात होता है वह वहाँ जो है तक पहुँच जाते हैं। इस विधि में जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है अग्रसर किया जाता है। किसमें, तो आपका विश्लेषण विधि में। अब पांचवा जो विधि है वह आपका संश्लेषण विधि है। पांचवा क्या है दोस्तों, तो ये आपका संश्लेषण विधि है। और संश्लेषण विधि क्या कहता है, तो संश्लेषण विधि जो है संश्लेषण पर आधारित होता है, यानी कि संश्लेषण शब्द से जो है आपका क्या तात्पर्य होता है, तो अलग अलग भागों को जोड़ना। संश्लेषण मतलब देखो, विश्लेषण मतलब होता है कि अलग अलग भागों में तोड़ना, लेकिन कि संश्लेषण मतलब क्या होता है, तो अलग अलग भागों को जोड़ना, जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ज्ञात राशियों की मदद से जो है अज्ञात की ओर चलते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तब सबसे पहले सभी दी गई सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और फिर उसे जो है हल करते हैं। ठीक है, संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है, जब किसी साध्य की रचना अथवा
उपपत्ति को सत्य सिद्ध किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग गणित के उप विषयों में भी किया जा सकता है। इस विधि द्वारा जो है प्रस्तुत हल संगठित क्रमबद्ध, छोटा और आसान से समझा जाने वाला आपका होता है। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि, ये दोनों में जो है क्या अंतर है, यानी कि दोनों में जो है अब हम तुलना करके समझते हैं। ठीक है, दोनों में जो है तुलनात्मक जो है समझने का हम प्रयास करते हैं कि विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि जो होता है, ये दोनों के बीच में हम तुलना करके जो है समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो आपका जो है कि विश्लेषणात्मक विधि विश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है और संश्लेषणात्मक विधि क्या है, तो यह संश्लेषणात्मक विधि संश्लेषण की जो है प्रक्रिया पर आधारित है। विश्लेषण का शब्दीय कोश का अर्थ क्या होता है, तो संपूर्ण विषय को जो है पृथक करके, यानी कि अलग अलग करने की जो है इसमें प्रक्रिया होती है। यानी कि संश्लेषण में क्या होता है, तो अलग अलग भागों को या वस्तुओं को जो है इकट्ठा करने की इसमें प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है जाते हैं। विश्लेषणात्मक में क्या होता है, तो अज्ञात से जो है आपका ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, और आपका जो संश्लेषणात्मक है इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका कि यह विचार प्रक्रिया द्वारा समस्या का हल खोजने की जो है विधि होता है विश्लेषणात्मक विधि, लेकिन कि संश्लेषणात्मक विधि जो है यह विचार प्रक्रिया के परिणाम और निष्कर्ष को सुंदर रूप से जो है प्रस्तुत करने की जो है एक विधि होती है। इसके बाद विश्लेषणात्मक विधि जो है, इस विधि का प्रत्येक पद तर्क युक्त, विविधता, श्रृंखलाबद्ध और कारण जो है सहित होता है, लेकिन कि आपका संश्लेषणात्मक विधि में जो है आपका क्रिया के पद तर्क पर आधारित नहीं होते हैं, वह जो है विशेष युक्ति द्वारा प्राप्त होता है और क्रिया के पद के कारण जो है छात्र नहीं जान पाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका विश्लेषणात्मक विधि जो है यह खोज करने की जो है एक विधि होती है, और आपका जो संश्लेषणात्मक विधि होता है यह सीखने की विधि होता है। तो आपसे पूछेगा कि विश्लेषणात्मक विधि जो है यह कैसा विधि है, तो यह जो है विश्लेषणात्मक विधि जो है ये खोज करने की विधि है, और संश्लेषणात्मक विधि जो है ये कैसा है, तो ये सीखने की विधि है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपसे सवाल बनेंगे जब आपको MCQ कराया जाएगा। ये चारों टॉपिक जो 4 टॉपिक आपके पढ़ने हैं, ये चारों टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो है आपको MCQ का वीडियो जो है बहुत ही जल्द दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका तुलनात्मक है दोस्तों, वह है कि विश्लेषणात्मक में जो है शिक्षक द्वारा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और समस्या का हल बालकों के सहयोग से जो है ज्ञात किया जाता है, लेकिन कि संश्लेषणात्मक में क्या होता है, तो अध्यापक द्वारा हल बता दिया जाता है और बालक का कार्य केवल हल जानना होता है। उसके द्वारा समस्या का हल ज्ञात करने में कोई सहयोग जो है नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि विश्लेषणात्मक विधि द्वारा जो है छात्रों की चिंतन, तर्क, निर्णय आदि शक्तियों का विकास किया जाता है, जबकि संश्लेषणात्मक में जो है केवल स्मरण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट आपका है कि विश्लेषणात्मक विधि में छात्र समस्या का हल भूल जाए तो इस विधि से समस्या का हल पुनः मालूम कर सकते हैं, लेकिन कि अगर संश्लेषणात्मक में क्या होता है कि समस्या का भूल जाने पर समस्या के हल का जो है पता लगाना असंभव हो जाता है। किसमें, तो संश्लेषणात्मक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि इस विधि द्वारा विद्यार्थी वस्तुतः विषय का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। किसमें, तो विश्लेषणात्मक में। इसके बाद संश्लेषणात्मक में आपका क्या होता है, तो संश्लेषणात्मक में तर्क रहित तथा याद करने की प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण इसमें सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो अभी हम कितने विधि के बारे में कर लिए दोस्तों, कुल जो है आपको 5 विधि के बारे में अभी तक हमने बता दिया। कौन कौन सा 5 विधि बताए दोस्तों, तो 5 विधि आपको व्याख्यान विधि बता दिए,
आगमन विधि बता दिए, निगमन विधि बता दिए और विश्लेषण विधि बता दिए और संश्लेषण विधि बता दिए। ठीक है, अब जो है आपका छठा विधि जो है यह प्रायोगिक विधि है, और अब जो है हम प्रायोगिक विधि पर चलते हैं। ठीक है, प्रायोगिक विधि जो है दोस्तों, इस विधि में प्रयोग विधि जो है आपका गणित के शिक्षण में एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है, जहाँ जो है जहाँ करके सीखना होता है। विज्ञान प्रयोगशाला की भांति ही बालक यहाँ गणित के विभिन्न उपकरणों व सहायक सामग्रियों के उपयोग व प्रयोग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे JWA यंग के शब्दों में द लेबोरेटरी मेथड एम्स टू अराउज टीचर टू ए बिलीव नॉट ओनली theoretic but practical and effective. Yes, will that mathematical dishes must be made appetizing and palatable. They are to be accepted with pleasure and digest with इस, यानी कि गणित को लोकप्रिय व रुचिकर बनाने के लिए जो है पश्चिमी दिशाओं में इसकी खोज की गई। गणित केवल पढ़कर या रट कर नहीं सीखा जा सकता, बल्कि जो है गणित को प्रयोगशाला में करके जो है सीखना, निरीक्षण करके सीखना, ज्ञात से अज्ञात तथा स्थूल से सूक्ष्म की और जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जो सीखने में सहायक होते हैं। नियम खोज लेने के पश्चात उसकी सत्यता की जांच वे इस प्रयोगशाला में करते हैं एवं ग्रहण किए गए ज्ञान को अस्थायी बनाते हैं। यहाँ अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है तथा ज्ञान को क्रियात्मक रूप से स्वीकार करना सिखाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रयोगशाला के हेतु कोई विशेष कमरे की तैयारी की जाए। कक्षा से बाहर तथा कक्षा में भी इस विधि का जो है उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्रयोगशाला विधि। ये प्रयोगशाला विधि में जो है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको जो है एक लैबोरेटरी या प्रयोग में ही जाकर के जो है आपको सिखाना या समझाना पड़ता है, बल्कि जो है आप इसको कहीं भी जो है सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस विधि को हम समझते हैं। जैसे कि किसी पेड़ के ऊंचाई का ज्ञात करना, विद्यालय के बाग की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके क्षेत्रफल उसका निकालना, या कमरे की दीवारों पर सफ़ेद करने की खर्च का जो है पता लगाना, ये जो है आपका किस में आता है, तो प्रयोगशाला विधि के तौर पर आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, व्यावहारिक रूप से प्रयोगशाला विधि खोज करने की विधि है आपका, जहाँ विद्यार्थी स्वयं प्रयोग के माध्यम से समस्या का समाधान प्राप्त करता है। फिर हर एक परिस्थिति में प्रयोगशाला विधि कम नहीं लाई जा सकती, केवल उन उपकरणों को ही पढ़ाया जा सकता है जिसमें प्रयोग की गुंजाइश होती है। इसके बाद गणित में प्रयोगशाला की जो सामग्री होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानते हैं। जैसे गणित की प्रयोगशाला में अधोलिखित उपकरण एवं सामग्री जो है आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उत्तम आपके पास पुस्तक होना चाहिए, ग्राफ संबंधित सामग्री होना चाहिए, जैसे कि पोस्टर, ग्राफ पेपर, मानचित्र, फ्लैक्स बोर्ड्स या चित्र इत्यादि आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है आपका दृश्य सामग्री होना चाहिए, जैसे कि फिल्म या
स्लाइड्स होना चाहिए, या फिर चौथा में 3 पक्षीय सामग्री होना चाहिए, पाँचवा में आपका ज्योमेट्री बॉक्स संबंधित यंत्र होना चाहिए, नाप तोल संबंधित यंत्र होना चाहिए, गणित संबंधित यंत्र और मशीन होना चाहिए। आठवां में जो है आपका कीबोर्ड, गत्ते, मीटर, स्केल, कैंची, टैप इत्यादि आपके पास होना चाहिए। स्लाइड रूल, लॉगरिथम टेबल, बार लॉज टेबल, यंग के शब्द जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस प्रयोगशाला विधि के जरिए। इसके बाद जो है एक कमरे जो कि आपका ड्राइंग के यंत्र, आवश्यक मेज़ों और डैशबोर्ड, अच्छे श्यामपट्ट और पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग को करने के लिए आवश्यक उपकरणों से भरा हो, वास्तव में प्रयोगशाला विधि की सबसे अच्छी सफलता के लिए जो है आवश्यक होता है। तो ये था दोस्तों आपका 6 नंबर का जो शिक्षण विधि था वह प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब जो है हम 7वां शिक्षण विधि देखते हैं, और 7वां शिक्षण विधि है आपका अनुसंधान विधि। ठीक है, 7वां जो विधि है वह अनुसंधान विधि है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। 7वां विधि के बाद जो है इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, और 8वां और 9वां विधि जो है आपको जब तीसरा टॉपिक बताया जाएगा, यानी कि शिक्षण की समस्या, उसमें जो है आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 7वां विधि है। 7वां विधि में अनुसंधान विधि हेरिस्टिक शब्द की ग्रीक शब्द हेरस्को से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, और आर्मस्ट्रॉन्ग की विधि को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की विधि, अनुसंधान विधि या खोज विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें बालक स्वयं ही सत्य का पता लगाते हैं, इस कारण वह अधिक सक्रिय रहता है, और इस प्रकार वह एक खोजी का स्थान पाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों में हेरिस्टिक मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग विच प्लेसेस द स्टूडेंट यस फॉर यस पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ ए डिस्कवरी। तो इसमें जो है हार्बर्ट स्पेनर के निम्नलिखित कथनों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी विधि के आधार पर जो है बताया है कि बालकों को कम से कम बताया जाए, और जितना अधिक संभव हो उन्हें जो है खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इस विधि का मूल्य सार यह है कि बालकों को अकेला किसी प्रकार की सहायता, निर्देश या मार्गदर्शन के बिना तथ्यों व नियमों का हल को खोजने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि उन्हें मौलिक, वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ की स्थिति में रहकर तथ्यों के हल और उसी तरह से खोजने का अवसर जो है प्राप्त हो सके। आपका जो ये अनुसंधान विधि है दोस्तों, अनुसंधान विधि में जो विधि का धारण होता है वह कैसे होता है, तो आपका ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं को खोज करने की विधि है, और यह अपने आप ही सीखने की विधि है। इस विधि में बालकों को तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन तथा निरीक्षण का अवसर दिया जाता है, और यह आशा की जाती है कि वे स्वयं अपने शिक्षकों, तंत्रों, आंकड़ों, पुस्तकों तथा प्रयासों से ज्ञान प्राप्त करेंगे या सत्य की खोज करेंगे। विद्यार्थी एक अनुसंधानकर्ता के स्थान पर रहकर कार्य करता है। सक्रिय रहने के कारण बालक प्रसन्न रहता है। शिक्षक सहायता प्रदान इसमें करता है। ठीक है, और आपका जो अनुसंधान विधि है, अनुसंधान विधि का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी को एक खोजी रूप जो है बनाना, खोजी रूप विद्यार्थियों को बनाना। यह तथ्य, सिद्धांत इत्यादि की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि ज्ञान की जो है प्राप्ति किसी प्रकार की जा सकती है। इस पर
अधिक बल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बालकों के मन में खोज करने की प्रवृत्ति को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य इसमें होता है। और इस विधि का उद्देश्य यह भी है कि बालकों में सत्यप्रियता, सूक्ष्म निरीक्षण, परिश्रम के प्रति लगाव, कार्य में मौलिकता, चिंतन शक्ति का विकास, स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक भावनाओं तथा खोज की प्रवृत्ति का विकास हो सके। ये इसका जो है इस विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों। इसके बाद आपका जो अनुसंधान विधि है इसका स्वरूप क्या होता है, तो इसका स्वरूप जो आपका होता है दोस्तों कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी इस विधि में जो है स्वतंत्रता पूर्वक हल प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। प्रश्न या समस्या की उत्पत्ति दो प्रकार से जो है होती है। इसमें समस्या अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और अध्ययन के समय जब छात्र स्वयं ही किसी समस्या को अपने सामने देखता है तो वे हल करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। अतः समस्या शिक्षक तथा छात्रों दोनों के ही द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। समस्या के उत्पन्न होने के पश्चात समस्या के संबंधित आवश्यक निर्देश कक्षा को दे दिया जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें जो है छोड़ दिया जाता है। समस्त उपलब्ध साधन एवं उपयोग को साथ लेकर के समस्या के हल के लिए वे एक खोजी के रूप में कार्य शुरू करता है। जब कभी छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब वे शिक्षकों से जो है परामर्श ले सकते हैं और इस प्रकार जो है उचित निर्देश प्राप्त कर वे पुनः कार्य में जो है अपना जुट जाते हैं। इस प्रकार के अवलोकन के पश्चात जो है सूचनाएं और आंकड़े जो है जमा करते हैं, उसकी व्याख्या जो है करते हैं तथा जो है परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो अनुसंधान विधि है, इस अनुसंधान विधि में जो अध्यापक की इसमें भूमिका होती है, इस भूमिका के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इसकी भूमिका जो होती है कि इस विधि में शिक्षक प्रधान नहीं होता है बल्कि कठिनाई के समय सहायता करना जो है शिक्षक प्रधान या मुख्य माना जाता है। दूसरा जो आपका जो है कि शिक्षक को स्वयं ही एक कुशल खोजी होना चाहिए तथा उसमें जो है खोजी के गुण विद्वान होने चाहिए। तीसरा है कि उसे जो है जिज्ञासा एवं समस्या के प्रति रुचि उत्पन्न करा सके आदि की जो है योग्यता रखने वाले ऐसे शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक को समस्या से संबंधित सामग्री, सूचनाएं आदि देने के लिए तैयार जो है रहना चाहिए। उसका कार्य एक निर्देशक, सहायक व मित्र के रूप में जो है शिक्षक का रोल होना चाहिए, जो कि छात्रों की भूल पर क्रोधित ना होकर के क्या करे तो उसका मदद करे। नेक्स्ट जो है आपका कि उसमें छात्रों में स्वतंत्र वातावरण उत्पन्न करा सकने का गुण भी होना चाहिए तथा छात्रों को आत्मविव्यक्ति के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवां जो है कि उसे छात्रों की योग्यता अनुसार प्रश्नों की जो है योजना बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत। ह्यूरिस्टिक विधि का जो है क्या सिद्धांत है, तो इसका सिद्धांत है करके सीखना और क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। ये दो सिद्धांत, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा जो है दो सिद्धांत दिया गया है, एक करके सीखना और एक क्रियाशीलता का सिद्धांत। ह्यूरिस्टिक विधि में जो है निम्नलिखित आपके सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि करके सीखना, यह विधि जो है करके सीखना पर बल देता है। जैसे कि छात्र स्वयं वास्तविक परिस्थिति में रहकर ज्ञान प्राप्ति करता है, वे निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं एवं जो है नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और आपका क्रियाशीलता सिद्धांत में क्या है, तो क्रियाशीलता सिद्धांत में जो है यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह बालकों को खोजी व आविष्कारक के सामने नए तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रियाशील बनाती है। इसके अतिरिक्त जो है सबसे पूरे समय तक छात्रों को क्रियाशील रहना पड़ता है, वे सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। तो आज हम लोग 7 विधि शिक्षण की ये 7 विधि के बारे में जाने दोस्तों। कल जो है आपको 8, 9 और 10
ये 3 विधि जो है आपको कल जो है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण की समस्या, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है शिक्षण की समस्या, उस शिक्षण की समस्या वाले टॉपिक में जो है इसको कवर किया जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी नए मित्र हैं चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ऑन रखिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।